जय हिंद दोस्तों। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 10 के रसायन विज्ञान और पाठ का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। केमिस्ट्री का है यानी रसायन विज्ञान का है पहला चैप्टर। आप लोग थोड़ा देखिएगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। पाठ 1 क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण ओ प्रतीक बेटा यहां से जाके बोल दो, बच्चे शांत हो जाते तो वीडियो बना रहे हैं, ऐसे चले जाए बोल दीजिए। रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, इसमें पहला हेडिंग आता है आपका भौतिक परिवर्तन। पहला हेडिंग आता है आपका भौतिक परिवर्तन। ध्यान से समझिएगा और आनंद के साथ पढ़िएगा। थोड़ा लंबा चलेगा वीडियो अगर विद्युत ने साथ दिया तो ठीक है। पहला हेडिंग आपका भौतिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं परिवर्तित होता है, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है और नए उत्पाद का निर्माण भी नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आ गई? मैंने क्या कहा? ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पदार्थ के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ का निर्माण भी नहीं होगा, तो ऐसे परिवर्तन को बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ये वीडियो जो है अगर आप लोग तेजी से लिखना भी चाहें तो और भी समय लग जाएगा, लेकिन लेक्चर के माध्यम से आप समझते चलिएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में। भौतिक परिवर्तन में ऐसे परिवर्तन, ऐसे आप लोग लिखते रहे, थोड़ा जीवंतता बनी रहेगी, ऊपर नहीं लगेगा। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन तथा द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होते, हैं, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। सबसे जरूरी चीज मैंने बताया कि भौतिक परिवर्तन में मैं इतनी बार रिवीजन करूंगा, आपको इसी क्लास में याद हो जाएगा, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं है। बस धैर्य बनाए रखिए, जब तक हम पढ़ाते रहे आप धैर्य बनाए रखिए। हर एक टॉपिक को यहीं पर तैयार करा दिया जाएगा, ठीक है। मैंने सबसे जरूरी चीज बताया क्या था? इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन में किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता। अब आपके मन में होगा कैसे आप शांत कराए भाई? अब आपके मन में होगा गुरुदेव भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं कौन कौन है? सबसे साधारण जो एग्जांपल है, जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का जल के रूप में बदलना, गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, हिमांक, ऊर्ध्वपातन, संघनन,
आकार, आकृति, रंग, रूप में परिवर्तन, सारे के सारे परिवर्तन जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा छांव वाला तो ठीक है। हमारे पास सुनना आई कौन कौन से? बर्फ से जल का बनना, जल से बर्फ का बनना। यानी अगर बोले तो गलनांक, हिमांक, द्रवणांक, संघनन, ऊर्ध्वपातन, आकार, रंग, रूप, आकृति में जो परिवर्तन है वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब आपके मन में शंका होगी, गुरुदेव आपने गलनांक बोला, हिमांक बोला, द्रवणांक बोला, ऊर्ध्वपातन बोला, परिभाषाएं क्या है इसकी? तो एक झटके में इसकी परिभाषा भी सुन लेते हैं। अगर हम गलनांक की बात बोलते हैं तो बोलेंगे परिभाषा मानक वायुमंडलीय दाब पर, मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर, ध्यान दीजिएगा, मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, लगा लीजिए, कोई ठोस द्रव रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए तो जो न्यूनतम ताप, जो निश्चित ताप है वो उस पदार्थ का गलनांक कहलाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये परिभाषा ध्यान से उसी के रूप में हम दूसरा भी पढ़ते चले जाएंगे। मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ द्रव रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए तो यह निश्चित ताप ही उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। हर पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। हमारे पास पढ़े, किसी का 343 केल्विन होता है, किसी का 270 केल्विन होता है, अलग अलग होता है। फिर बात आती है क्वथनांक की। क्वथनांक की परिभाषा ध्यान, कुछ मैं परिभाषा बता दूंगा जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्वथनांक की परिभाषा इसी के स्टाइल में, मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर, मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, उस निश्चित ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे, कोई द्रव उबलना प्रारंभ कर दे तो वह निश्चित ताप ही उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाता है। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मानक वायुमंडलीय दाब पर जिस निश्चित ताप पर कोई द्रव गैस रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए, कोई द्रव गैस रूप में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाए तो ऐसे वह न्यूनतम ताप जो है, वह निश्चित ताप ही उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाएगा। और तीसरा पॉइंट मैं बोलूंगा ऊर्ध्वपातन की। किसकी बोलूंगा? ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, कोई जो ठोस होता है ना, कोई ठोस पदार्थ जो है सॉलिड, वो सीधे जो है गैसीय फॉर्म में रूपांतरित हो जाता है। सीधे ठोस जो है वो सीधे के सीधे गैस रूप फॉर्म में परिवर्तित हो जाती है। सॉलिड किसी ठोस पदार्थ का सीधे ही गैस के रूप में रूपांतरित होना ही, गैस के रूप में परिवर्तित होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कपूर का जलना, कभी आपने देखा है कपूर को द्रव में बदलते हुए? कपूर को आप जलाएंगे टक्का दे गैस के रूप में चला जाएगा, समझ रहे ना। अगर आप नौसादर देखें, नौसादर की अगर हम बात करते हैं, नौसादर जिसका सूत्र होता, रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। सूत्र जो होता है NH4Cl होता है, और अगर रासायनिक नाम बोले तो अमोनियम क्लोराइड। ये क्या है? सीधे के सीधे किसमें बदलती है? गैसी फॉर्म बदलती है। तो इसको ठोस से सीधे गैस के रूप में परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है। आप लोग कमेंट में एक चीज जरूर बताइएगा, आप लोगों को तुरंत बताना है, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो बताएंगे अगर गैस फॉर्म को सीधे सॉलिड अवस्था में बदलना है, गैसीय अवस्था को सीधे ठोस अवस्था में अगर कोई चीज बदलती है उसको क्या बोलते हैं? जैसे ठोस सीधे गैस के रूप में परिवर्तित हो रही है, आपने बोल दिया ऊर्ध्वपातन है, राइट। अगर कोई गैसीय पदार्थ या कोई गैस सीधे ठोस अवस्था में बदलेगी तो उसे क्या बोलेंगे? चलिए जवाब दीजिए। आप लोग भी ऑनलाइन पढ़ने वाले जरूर कमेंट कीजिएगा। बस समझ गए? या आप दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो जरूर कमेंट करेंगे, ये आपको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। फिर अब अगली हेडिंग आती है रासायनिक परिवर्तन।
क्या आता है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक ऐसे परिवर्तन, टेंशन मत लेना बेटी, तुम लोग बेटे टेंशन मत लेना। इस क्लास को सिर्फ कान खोल के और आंख खोल कर देखो, कान खोल के सुनो और आंख खोल के देखो। ये क्लास आपके लिए भरपूर है, बहुत है। क्या है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है। आपके मन में होगा गुरुदेव द्रव्यमान संरक्षण का नियम कैसे फॉलो होगा? पदार्थ कुछ उष्मा में निर्गत हो जाएगी, कुछ ऊर्जा में निर्गत हो जाएगी। मैं पदार्थ में बात कर रहा हूं, सिर्फ पदार्थ का, पूरी क्रिया की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाता है, जिसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसे परिवर्तन क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। तो यहां पे लिखेंगे ऐसा परिवर्तन या ऐसे परिवर्तन या ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, पदार्थ का रासायनिक संगठन परिवर्तित हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है और नए पदार्थ का निर्माण होता है, और नए पदार्थ का निर्माण होता है। निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब आपके मन में गुरुदेव इसका एग्जाम्पल बताइए। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन गैस के संयोग से कार्बन डाइऑक्साइड का बनना। अलग अलग पदार्थ है, आपस में क्रिया किए और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसका रासायनिक संगठन अलग है कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन का अलग रासायनिक संगठन, ऑक्सीजन गैस का अलग रासायनिक संगठन। समझ गए बात? और दूसरा अगर हम देखते हैं, आगे देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के संयोग से जल का बनना। इसका बनना, जल का बनना, ये क्या कहलाएगा? रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रासायनिक। एक बड़ा रोचक प्रश्न आता है कि मोमबत्ती का जलना किसके अंतर्गत आएगा? अगर आप लोग पुराने एक किताबों में देखें तो मोमबत्ती का जलना जो है भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत लिया है। कुछ किताबें कहती हैं केवल रासायनिक परिवर्तन है, जबकि ये जान लेना एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो मोमबत्ती का जलना जो है वो रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है। क्या है? रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों। अगर दोनों नहीं है ऑप्शन में, जैसे पहला दे दिया भौतिक परिवर्तन, दूसरा दे दिया रासायनिक परिवर्तन, तीसरा दे दिया दोनों, तो दोनों को मारेंगे। अगर नहीं दिया, अलग अलग दिया है तो रासायनिक परिवर्तन पे मारेंगे। इस संशय में दूर कर देगा। बात समझ आगे? ठीक है। अब अगले हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला हेडिंग है रासायनिक अभिक्रियाएं। अगली हेडिंग क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, तुरंत जल्दी लिखिएगा। थोड़ा सा बच्चों ने आपसी तर्क वितर्क कर कह रहे गुरुदेव फिर से देखिए, ये मोमबत्ती का जलना का तो हमने कहा चलो एनसीईआरटी खोजते हैं, तो एनसीईआरटी कक्षा 7 के किताब में मैटर मिला, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सूचित करते हैं। तो थोड़ा सा जो असमंजस थी हमें भी, बच्चों ने कहा चलो देखिए सर जी, हमने देखा इसमें लिखा गया मोम का जलना। और ध्यान समझिएगा, इसमें बात हो रही है मोम के जलने की। तो मोम का जो जलना और जो पिघलना है, जमना जो है,
हमारे पास समझिए, सिर्फ मोम की बात हो रही है। मोम का पिघलना तथा जमना, यह है भौतिक परिवर्तन। हमारे पास समझिएगा। क्या? जबकि मोमबत्ती का जो जलना है और रासायनिक परिवर्तन, इसमें कंफर्म कर लीजिए, बड़ा विवाद रहता है इस विषय पर। यही पे क्लियर हो जाए। एनसीईआरटी की बुक है क्लास 7 की, उसमें यह है कि मोम का पिघलना तथा जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का जो जलना है, ध्यान दीजिएगा, मोमबत्ती का जो जलना है और रासायनिक परिवर्तन। कंफर्म हो गई है? अब कोई संदेह तो नहीं? एकदम कंफर्म बात। हम अपने टॉपिक पे चले, चलिए। अब हम लोग चलने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं पर। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं में ध्यान सुनिएगा। जब एक या एक से अधिक परमाणु या पदार्थ पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करें। मेरी बात समझिएगा। जब दो या दो से अधिक परमाणु या पदार्थ आपस में परमाणुओं को पुनर्व्यवस्थित करके नए पदार्थ का निर्माण करें तो ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक क्रिया कहलाती है। बातें समझ में आ गई? अब आपके मन में होगा, गुरुदेव एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल आप कोई छोटा मोटा आप पकड़ लीजिए, ठीक है। अब वीडियो सही आ रहा है या वीडियो से ब्लर आ रहा है? ठीक है, अच्छा सही तो है, ठीक है। चेहरा बड़ा ब्लर आ रहा है, चश्मा दिखा बस। बच्चों ने बोला थोड़ा वीडियो क्वालिटी डिम थी, मैंने कहा थोड़ा बढ़ाते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, मैंने क्या कहा एक बार फिर से देखिएगा। जब एक या एक से अधिक पदार्थ के परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। बस सुना गई। जब एक या एक से अधिक पदार्थ या परमाणु आपस में पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो ऐसी यह क्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बात समझाए? तो जल भी जीवन है, तो हम लोग उसके एग्जांपल से लेते हैं। जैसे आपका क्या है, हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों के परमाणु या दोनों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस एक दूसरे से क्रिया करके जल का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? जल का निर्माण कर रहे हैं। तो मैंने भी बता दिया, एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाएगी। तो रासायनिक अभिक्रिया समझ में आ गई। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं मैग्नीशियम धातु और क्लोराइड, या ऑक्सीजन गैस। मैग्नीशियम धातु है सॉलिड और ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। अगर इसका क्रिया करा रहे हैं तो आपका बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सबके मन में होगा, गुरुदेव आप जान कैसे जाते हैं कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा? इसकी चर्चा हम थोड़ा सा बताए गए, थोड़ा यहाँ पे चर्चा हम छेड़ देते हैं। आज पहला दिन है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देते हैं कैसे जान जाते हैं कि इतना ही यही बनेगा। इस पर हम चर्चा करते हैं। इसमें खेला है आयनों का। किसका खेला है? आयनों का। 9th में आप लोग आयन पढ़े होंगे, ठीक है। आयनों के द्वारा यौगिकों का निर्माण थोड़ा सा मैं झलक दिखाना चाहूंगा। जैसे ये आपका मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम होता है डबल प्लस। अब हम ले लेते हैं ऑक्सीजन गैस की। ऑक्सीजन को होता है डबल ऋण आयन। इसका आयन इसके नीचे, इसका आयन इसके नीचे। हम तोहरे गोड़ लागे, तू हमारे गोड़ लागा, भैया ना। कहते ना बहुजन परंपरा होते है, कहीं बराते में गए बराते में तो वहीं दुल्हनिया दुल्हवा पैर छुए थे। अब दुल्हवा रह तू दुल्हनी पैर छुए सब हाथ से लिया थे।
तो दुल्हवा बिगड़ गया, कहा ये समानता का सूचक है। अरे जब समानता, जब दुल्हन दूल्हे पैर छू सकती है तो दुल्हा दुल्हन पैर क्यों नहीं छू सकती? सब चुप हो गए। वही इसमें भी करना, ऋणायन दुल्हन है, धनायन दूल्हा है। दूल्हे ने दुल्हन का पैर छुआ, दुल्हन ने दूल्हे का पैर छुआ। ठीक है, बनने को तो ऐसा बनता, लेकिन एक चीज ध्यान दो, ऐसे बनता। लेकिन अगर दोनों आयन बराबर हैं, दोनों आयन बराबर हैं, तो हम किसी भी आयन को नहीं लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे MgO। ठीक, MgO बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। बस समझ में। अब यहां पर ऑक्सीजन 2 था, कितना था ऑक्सीजन 2। अब उसको संतुलित करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताएंगे, समीकरण संतुलित करना बताएंगे। सामने गुणा होगा 2 का, जब ऑक्सीजन 2 हो गया तब मैग्नीशियम भी 2 हो गया, वही 2 से सामने गुणा करा दिए। आप समझ गए ना। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपका कैल्शियम क्लोराइड अगर बनाना हो, क्या बनाना हो, कैल्शियम क्लोराइड बनाना हो तो कैसे बनेगा? कैल्शियम पर जो होता है डबल प्लस आयन, तो भैया याद रखना होगा। अब क्लोराइड पर होता है एक ऋण, वही कहानी, दुल्हा दुल्हन के गोड़ छुए और दुल्हा दुल्हन के दुल्हन दुल्हा एंकर पैर छुए, एंकर पैर छुए। समझिए बेटवा। तो क्या हो जाए बेटवा, एंकर आयन इसके नीचे, यानी ये हो जाएगा Cl2। एक लिखा नहीं जाता, एक लिखा नहीं जाता, इसका यहां लिख दिया, इसका आयन यहां लिख दिया, क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। अब कैसे यौगिक बनता है पता हो गया, सिर्फ आपको याद रखना होगा आयन। क्या याद रखना होगा? तो रासायनिक अभिक्रिया समझ आ गई। अब अगला हेडिंग है रासायनिक समीकरण। क्या है अगली हेडिंग? रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों पदार्थों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों यौगिकों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। हमारी बात समझ आई? क्या मैंने कहा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, मैं पूरा लिख दे रहा हूं कारण, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों और यौगिकों को उनके प्रतीकों और सूत्रों के रूप में लिखना ही, उनके प्रतीकों एवं सूत्रों के रूप में लिखना ही, के रूप में लिखना ही के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एक बहुत फेवरेट एग्जाम्पल है। पहले अब तो सब पेंट वेंट होइला, पेंटे से सबके दीवार हुआ पेंट होइला, ठीक है, लेकिन पहले सबको यूज करते रहे चूना। का यूज करते रहे? चूना। जोन बाजार से पत्थर चूना पत्थर लेके आवत रहे, ठीक है, वो चूना पत्थर के लेके आवे, हौदी उदी रखा रहे, नाद हौदी नाद, अपने खेत हौदा बोली जात, हौदा हौदी, और खड़े नाद बोला, और मैं वो चूना पत्थरवा लेके आके रख देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हो, हाँ, सब कहा देखा पनिया बलबलात बा, लड़कियों से क्या बोल रहे हैं? पनिया बलबलात है, बुलबुलात है। वह रासायनिक अभिक्रिया होती है कैसे कैसे? चूना पत्थर से और पानी से, जल से।
जब चूना पत्थर और जल आपस में क्रिया कर लेते थे तो तैयार हो जाता था बुझा हुआ चूना। क्या तैयार होता था? बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक नाम होता था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब रासायनिक हम तो हिंदी में जानते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, मेरा फेवरेट एग्जांपल है तो इसको मैं पहले लेता हूं। बाजार से आपने लाया बिना बुझा हुआ चूना, जिसका हम सब बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड। और उसको ले आकर उस नाद में रख दिए, हौदा में रख दिए, जल, हाँ, ऊपर से जल डाल दिए, तो क्रिया करके क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हालांकि साथ में उष्मा भी निकलती है, साथ में क्या निकलती है? उष्मा। अब बेटा अगर इसे चूना पत्थर तुम बाजार से लाओ और नाद में रख दो पानी, चूना पत्थर को डालो, इसके बाद कुछ देर बाद उसमें हाथ डालो, देखो बहुत बढ़िया गुदगुदी लगती है, समझ रहा प्रतीक? झंझनाहट होती है। अब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल मैंने चर्चा किया था भाई, प्रतीक भाई का फिर से लाइट न काटे, हाथ झंझना जाता है। कारण क्या है? हाथ झंझना के बाद जब ज्यादा अगर शक्तिशाली है कैल्शियम ऑक्साइड तो उष्मा इतनी ज्यादा होती है कि आपका हाथ भी जल सकता है भाई। प्रयास मत करना कि गुरुजी कहें गुदगुदी लागे तो दाएं हाथ हुई चूना और जले में, रिएक्शन एक हाथ के साथ हो जाए। कल सब लाठी लग एकदम नहीं, अरे कौन रिएक्शन बता दी मैं बेटा, हाथ हो नहीं पड़े। अब एक तो रासायनिक मैंने लिख दिया कि हाँ भाई कैल्शियम ऑक्साइड और जल क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसको बनाएंगे, मैंने लिख दिया। रासायनिक समीकरण से थोड़ी बोलेंगे, रासायनिक समीकरण बोलेंगे जब इसको सूत्रों के रूप में लिखेंगे, इसको प्रतीकों के रूप में लिखेंगे। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO। कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र क्या होता है? CaO, ठीक है। और प्लस आपका है जल का सूत्र होता है H2O। क्या होता है? H2O। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस और प्लस उष्मा। हमारे पास समझा, कैल्शियम ऑक्साइड सूत्र CaO, जल का H2O बना रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारे पास सुनिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कली चूना बोलते हैं, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। तो आप समझ गए। और परिभाषा भी मैंने बताया था, क्या बताया था? किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या यौगिकों को उनके सूत्रों, प्रतीकों, सूत्रों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल में बता दिया। बातें समझ आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं, पहले क्या क्या जानेंगे कि रासायनिक समीकरण में एक चीज पहले जानेंगे कि कौन कौन सा अभिकारक होता है, कौन कौन सा उत्पाद होता है, ये पहले हम चर्चा कर देते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ठीक है, अगर इसको आप वियोजित करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होगा। इसमें वियोजित होगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। हमारे बात ध्यान सुनना, अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें बोलते हैं अभिकारक। उन्हें क्या बोलते हैं? अभिकारक। या समझ लो तीर के पुच्छ वाला जो होता है वो अभिकारक होता है, और जो प्राप्त होता है वो आपके होते हैं उत्पाद। क्या होते हैं? उत्पाद। बात समझ आ गई? समझ आया? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं यानी तीर पुच्छ वाले, उसे बोलते हैं अभिकारक, और जो प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है। अब जैसे और भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप कैल्शियम प्लस Cl2 ले लीजिए, ठीक है, तो आपका कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। हालांकि ये आयन के रूप में ऐसे बनता है आपका, जैसे Ca डबल प्लस प्लस 2Cl माइनस, एक क्रिया करके क्या बनाएंगे तो CaCl2 बनाएगा। तो यहां पर भी ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक है। और ये क्या है? उत्पाद है। बात एक तरह सबको समझ आ गई। अब क्रिया में जो भाग ले रहे हैं वो है अभिकारक, जो प्राप्त हो रहा है वो है उत्पाद।
ठेठ भाषण कहते ना, गन्ना लगा रहे भैया, खोइया और रस मिलेगा। तो गन्ना जो है औपचारक है, खोइया और रस क्या हो गया, उत्पाद हो गया। समझ गए भैया, एकदम समझ में आ गई बात। उतार लीजिए, उतार लीजिए। अब हम आगे चलते हैं। अब हम लोग जानेंगे कंकाली वाले कंकाली समीकरण या ढांचा समीकरण। कंकाली रासायनिक समीकरण या ढांचा समीकरण की ओर बढ़ते हैं। कंकाली, इसको बोलते हैं ढांचा रासायनिक समीकरण। और गुरुदेव तो हम कुछ नहीं समझ पाए, एक कंकाली कंकाली कहां से लेकर चले गए भाई साहब। जो असंतुलित समीकरण है उसी को जो आपका कंकाली है, जो आपका असंतुलित समीकरण है, उसी को कंकाली या ढांचा समीकरण कहते हैं। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया लिखे और उसके दोनों पक्षों के तत्वों या परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, मतलब समझिएगा, यानी अभिकारक पक्ष का भी और उत्पाद के भी पक्ष का अगर दोनों पक्षों के तत्वों की संख्या समान नहीं है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो उसे हम बोलेंगे कंकाली या ढांचा समीकरण। बस समझ, दोनों पक्षों के तत्व या परमाणु संख्या का समान नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे, कंकाली या ढांचा समीकरण, जिसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। अच्छा, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे बोलेंगे, जब अभिक्रिया के दोनों पक्षों की मैं बात कर रहा हूं, अभिकारक की भी और उत्पाद की भी। अभिकारक तथा उत्पाद के दोनों पक्षों के तत्वों परमाणुओं की संख्या जब समान हो जाए, जितने परमाणु किसी भी तत्व के जितने परमाणु अभिकारक की तरफ हैं, उतने ही परमाणु उतने ही तत्व अगर उत्पाद की तरफ है, तो तब वह अभिक्रिया संतुलित समीकरण मानी जाती है। अगर आप कोई अभिक्रिया लिख देते हैं और वो संतुलित नहीं है, तो वह सही समीकरण नहीं माना जाता है, एग्जामिनर उसको काट सकता है। कोई भी समीकरण तभी सही मानी जाती है जब दोनों पक्षों के तत्वों और परमाणुओं की संख्या समान हो, यानी रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित समीकरण हो। हमारे पास समझ रहे हैं? अब मुद्दा होता है गुरुदेव हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, तो हम पहले समझ लेते हैं कंकाली या ढांचा समीकरण। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने जल का बनना बताया था, H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के द्वारा जल का बनना। हालांकि गैस पे यहाँ पे जी लिख दिया जाता है, यहाँ पे जी, और जल लिक्विड को हम लोग एल लिख देते हैं, ठोस को सॉलिड लिख देते हैं, जो विलयन है उसे एक्यू लिख देते हैं, एक्वस। मतलब समझ रहे ना, ये दोनों पक्षों तत्वों की संख्या समान नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पे दो परमाणु है, हाइड्रोजन गैस का अणु अगर बोलेंगे तो एक अणु है, हाइड्रोजन गैस का एक अणु है H2। लेकिन अगर परमाणु बोलेंगे तो हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, दो। यहां पर हाइड्रोजन कितने परमाणु हैं, दो। मान लो हाइड्रोजन दोनों पक्षों में बराबर है। यहां पे ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, यहां पर ऑक्सीजन कितना के परमाणु है, केवल एक परमाणु है। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है, इसे हम बोलेंगे कंकाली या ढांचा समीकरण। क्या बोलेंगे, कंकाली या ढांचा समीकरण। अच्छा, संतुलित किसे बोलेंगे, जब आप ऐसे लिखोगे हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब यहां पर इस पक्ष में आप ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए सामने दो से गुणा करती है, इसका मतलब होगा 2 दूना 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 एकम 2 ऑक्सीजन का परमाणु। ऑक्सीजन तो 2 है, संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ये जो तैयार हुआ आपका समीकरण, ये आपका क्या है, संतुलित समीकरण है। क्या है, संतुलित समीकरण है। अब बात समझ आ गई। अच्छा, काफी लोग पूछते हैं गुरुदेव संतुलित करने की विधि को क्या बोलेंगे, जांच और त्रुटि विधि से होता है, आंशिक अनुमान विधि से होता है, हमारे पास समझ रहे हैं। तो आइए हम एक समीकरण को संतुलित करके दिखाते हैं और कैसे लिखना है इस पर हम चर्चा करते हैं। उसके पहले ये उतार लीजिए आप। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है,
जांच एवं त्रुटि विधि, आंशिक अनुमान विधि। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद।